रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आपको एक बार फिर प्रोग्राम से है ज़िंदगी सच लाइव क्लिनिक में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, सच लाइव क्लिनिक हमारा जो प्रोग्राम है लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं ताकि आप लोगों को प्रोग्राम में शामिल किया जा सके। आप लोगों के जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, बीमारियाँ हैं, बीमारियों के मैनेजमेंट हैं, बीमारियों से बचाव है, कोई भी जो है एस्पेक्ट है आपकी हेल्थ का, उसके बारे में आप कोई भी सवाल पूछना चाहें आप कॉल करके पूछ सकते हैं। हम लोग प्रोग्राम में मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल्स को दावत देते हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में वो बीमारियां, हेल्थ कंडीशंस जो कि कॉमन हैं, उन पे बात की जाती है। और आज भी इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जनाब आजकल जैसे कि हम लोग देखते हैं एक बहुत बड़ा मसला है स्क्रीन टाइम का, गैजेट यूजेज का, मोबाइल यूजेज का, और ख़ास तौर पर बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हम लोग को दिखने में मिल रही है क्योंकि वो रोते हैं कि जी हमें मोबाइल चाहिए, टैबलेट चाहिए, लैपटॉप पे बैठना है, मूवी देखनी है, कार्टून देखने हैं, गेम खेलनी है। इसकी वजह से बच्चों के ऊपर क्या असरात पड़े, और स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे कि उनकी जो स्पीच डेवलपमेंट है, बोलने की उनका जो सिस्टम है, एक बच्चा जब बोलना शुरू करता है उसका जो प्रोसेस है उस पर क्या कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, इस पे बात करेंगे। फ़ाइज़ा बदर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। फ़ाइज़ा स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं और फ़ाइज़ा जो है रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट जो है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का उसको हेड भी करती हैं। और फ़ाइज़ा से हमने रिक्वेस्ट की कि वो आएँ और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करें ताकि हमें पता चल सके कि ये जो इतना ज़्यादा यूज़ बच्चे छोटी सी उम्र में टैबलेट, मोबाइल फ़ोन और इनका कर रहे हैं, ये आखिर में हमारे बच्चों को कहाँ पर लेके जा रही है ये चीज़। आप लोगों ने कॉल करनी है, सवाल पूछना है तो 0512321200, दूसरा नंबर है 0512321203। ये दोनों नंबर हमारे एक्टिव हैं। कॉल करें, अपना सवाल पूछें। फेसबुक पेज है हमारा सेहत ज़िंदगी के नाम से, उसको भी फॉलो करें ताकि आप जान सकें किस हेल्थ प्रोफेशनल ने हमारे प्रोग्राम में किस मौजू पर गुफ्तगू करनी है। हम लोग चलेंगे फ़ाइज़ा की तरफ। आप लोगों को सवाल है तो फ़ोन उठाएं, कॉल करें, अपना सवाल पूछें। सलाम अर्ज़ करता हूँ फ़ाइज़ा। फ़ाइज़ा, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, और प्लस के इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ये वो टॉपिक्स हैं जो हमारे सामने चीज़ें चल रही होती हैं, हमें कुछ ना कुछ एहसास हो भी रहा होता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत चल रहा है, लेकिन ये है कि हमारी शायद सुस्ती है या क्या कहें कि ज़ाहिर बात है बच्चों को भी समझाना है और वो भी ज़िद करते हैं इन चीज़ों का, तो हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं इन चीज़ों को। पहले तो थोड़ा सा फ़ाइज़ा ये बताइएगा कि जो स्पीच डेवलपमेंट है इसके बारे में हमें बताएं कि ये क्या डेवलपमेंट से क्या मुराद है आपकी स्पीच। हम तो ये समझते हैं ना बच्चा खुद ब खुद बोलना शुरू हो जाता है, तो ये क्या कोई प्रोसेस है प्रॉपर? देखिए खुरम, बेसिकली कम्युनिकेशन जो है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना, ये एक ह्यूमन की बेसिक नीड है। और ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जब एक बच्चा पैदा होता है और वो रोता है, तो उसकी जो क्राई है वो पहला कम्युनिकेशन का ज़रिया बनती है। अच्छा। कि जब वो रोता है, वो रो के अपनी भूख का इजहार करता है, वो रो के अपनी तकलीफ़ का इजहार करता है, और वो अपनी बाकी नीड्स को रोने के ज़रिए जो है कन्वे कर रहा होता है। और उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चा डिफरेंट तरीके से बैबलिंग स्टार्ट करता है, होंठों को मिला के ब ब प प आवाज़ें निकालना शुरू करता है। और तकरीबन 1 साल की उम्र तक हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बच्चा एक मीनिंगफुल वर्ड बोलना शुरू कर देगा। मीनिंगफुल वर्ड का मतलब ये है कि वो मामा को देख के ही मामा बोल रहा है और वो मामा को ही मुखातिब कर रहा है, वो अपनी माँ को मुखातिब करने के लिए मामा का वर्ड इस्तेमाल कर रहा है कि वो क्या बोल रहा है। अगर वो पानी वर्ड बोल रहा है तो जब उसको पानी चाहिए या वो पानी को देख के उसको रिकग्नाइज करके उस वर्ड को इस्तेमाल कर रहा है, इसको हम मीनिंगफुल वर्ड का इस्तेमाल कहते हैं। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बच्चा नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन को जब अचीव कर रहा है और नॉर्मली डेवलप हो रहा है तो वो 1 साल की उम्र में एक मीनिंगफुल वर्ड बोलना शुरू कर देगा। 1 साल से ऑनवर्ड्स जो है 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो बच्चे बड़ी तेज़ी के साथ स्पीच एंड लैंग्वेज एक्वायर कर रहे होते हैं। जब हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो बेसिकली ये वायरिंग का प्रोसेस है। जब दो चीज़ें बार बार साथ साथ प्रेजेंट होती हैं तो हम सुन के, देख के, महसूस करके हमारी तमाम जो हिस्से हैं उनको बरूए कार ला के चीज़ों को सीख रहे होते हैं। जिस तरह सॉफ्ट कह रहे हैं, तो जब बच्चा एक चीज़ को टच करता है, साथ में हम वर्ड सॉफ्ट बोलते हैं, तब वो उस चीज़ को सॉफ्ट समझना शुरू करता है। बिल्कुल इसी तरह खुशबू है, बच्चा सूंघ भी रहा है, सुन भी रहा है, देख भी रहा है, तो हम तमाम हिस्सों को इस्तेमाल करके स्पीच एंड लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे होते हैं। और इसमें रेपिटिशन का बहुत रोल है। जब हम एक वर्ड को बार बार एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, सुनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अब जो आपने स्क्रीन टाइम की बात की, उसमें जो प्रॉब्लम आता है वो डेफिनेटली यही आता है कि बच्चों का सारा फोकस एक स्क्रीन के ऊपर चला जाता है। वहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी विजन को फोकस कर रहे होते हैं, ज़्यादा उसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहे होते हैं, वो उस चीज़ को मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में रिलेट नहीं कर रहे होते।
जिसकी वजह से स्पीच एंड लैंग्वेज में डिले आना शुरू हो जाता है, या बच्चे जो हैं वो अपनी नीड्स को बोल के नहीं एक्सप्रेस कर रहे होते। सोशलाइजेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों की नॉर्मल डेवलपमेंट का हिस्सा है, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, लोगों से रिलेशन नहीं डेवलप कर पाते। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये थोड़ा सा इससे हम ये प्रॉब्लम की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा और भी हम ये डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है इस पर कुछ चीज़ें जो हमारे जहनों में होती हैं। अब आपने जैसे कहा कि तमाम जो हमारे सेंसेशंस हैं, आंखें हैं, सुनना है, वो तमाम जब सही तरह काम कर रहे होंगे तो एक बच्चा सही तरह बोल पाएगा और सही तरह चीज़ों को। हम सुनते हैं, कहते हैं, लोग कहते हैं कि जी बच्चा जो 2 साल 3 साल की उम्र में उसकी इतनी पावर होती है कि वो 3-4 लैंग्वेजेस इकट्ठी सीख सकता है। होती है इतनी पावर बच्चे में? बिल्कुल। देखिए, पहले एक स्कूल ऑफ थॉट था जो ये कहता था कि आप एक वक्त में बच्चे को एक ही लैंग्वेज को एक्सपोज करें, लेकिन अब जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कहती है कि एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज लर्निंग को हेल्प करती है। यानी अगर फ़र्ज़ करें कि हम चाबी का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, चाबी घर में आम इस्तेमाल होती है। मदर ने फादर की तरफ चाबी दी और कहा ये चाबी ले लें, और फादर ने जब मदर को चाबी दी तो दोबारा चाबी का वर्ड इस्तेमाल हुआ। लेकिन साथ में अगर हम बच्चे को वही चाबी बना के की वर्ड बम्बार्ड कर रहे हैं तो बच्चे में इतनी सलाहियत होती है कि जब वो देखता है कि मैं एक चीज़ ड्रॉ हुई हुई है, उसमें कलर कर रहा हूँ और मदर कॉन्टिन्यूसली उसको की बम्बार्ड कर रही हैं, लेकिन मैं आम कॉन्टेक्स्ट में इसी चीज़ को जब पेरेंट्स को आपस में बात करते हुए देखता हूँ और वो वर्ड चाबी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल डेवलपिंग चाइल्ड के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो इस चीज़ को रिलेट कर सके कि इसको की भी कहते हैं और इसको चाबी भी कहते हैं। तो 2 लैंग्वेज 3 लैंग्वेज अगर आप देखें, जिस तरह हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो उर्दू के साथ साथ हम लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्कूल में बच्चे इंग्लिश को एक्सपोज्ड होते हैं, तो बच्चे जो हैं वो तीनों लैंग्वेजेस को साइमल्टेनियसली जो है वो लर्न कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये जो जिन बच्चों में हम लोग देखते हैं कि जी डिले हो गया, तो इसमें मोस्ट कॉमनली क्या प्रॉब्लम आप लोग देखते हैं? क्या ये जो सेंसेशंस हैं हमारी, उसके सुनने में हो सकता है कोई प्रॉब्लम है, कोई देखने में ऐसा होता है? सुनना जो है, ना सुन सकने की जो प्रॉब्लम होता है वो एक मेजर लीडिंग कॉज होती है स्पीच एंड लैंग्वेज डिले की तरफ। यानी सबसे पहले जब भी एक बच्चा प्रेजेंट होता है हमारे पास स्पीच एंड लैंग्वेज डिले में, तो हम सारा सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो उसकी हेयरिंग के हवाले से ही होता है। हमारी स्क्रीनिंग जो है वो हेयरिंग को फोकस कर रही होती है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है ओरोमोटर डेवलपमेंट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़बान के पट्टे सही तरह बने नहीं हैं, टंग टाई आप लोगों ने सुना होगा कि ज़बान सही तरीके से मूव नहीं कर पाती है, स्ट्रक्चरल कोई एबनॉर्मेलिटी है, क्लेफ्ट है, कोई तालू जिस तरह कटा हुआ तालू होता है, कोई इस तरह का प्रॉब्लम है जेनेटिक, उसको रूल आउट करना। उसके बाद हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और एक्सेसिव स्क्रीन टाइम सिंड्रोम को आजकल हम ज़रूर रूल आउट करते हैं। यानी जब हमारे पास एक पेरेंट इस कंप्लेन के साथ आता है कि बच्चा जो है वो एज अप्रोप्रिएट स्पीच और लैंग्वेज एक्वायर्ड नहीं कर रहा, तो हम डेफिनेटली उनसे ये पूछते हैं कि एक बच्चा कितने घंटे स्क्रीन टाइम को एक्सपोज्ड है, लैपटॉप की फॉर्म में, मोबाइल की फॉर्म में, टीवी की फॉर्म में, वो किसी भी फॉर्म में कितने घंटे टीवी के सामने गुजारता है या स्क्रीन के सामने गुजारता है। यह हमारा एक मेजर क्वेश्चन होता है और हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज आजकल जो एक बहुत मेजर लीडिंग कॉज है स्पीच एंड लैंग्वेज डिले का, वो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है। अच्छा, कुछ अर्से पहले हमने प्रोग्राम एक किया था और उसमें बात हुई थी कि जी स्क्रीन टाइम का ऑटिज्म से भी रिलेशन है। बेसिकली होता ये है कि दोनों के सिम्टम्स ओवरलैपिंग होते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो एक हमारा डिसऑर्डर है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, उसका एक मेजर जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो रिलेशनशिप फॉर्मेशन में डिफ़िकल्टी है, कि बच्चे को सोशलाइजेशन में डिफ़िकल्टी आ रही होती है। उसका एक और सिम्टम होता है कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिले है। फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में तीसरा जो एक सिम्टम होता है वो रेपिटेटिव प्ले का होता है, या कुछ अननेसेसरी मूवमेंट से रिलेटेड उनके अंदर सिम्टम्स आ रहे होते हैं। लेकिन जब हम स्पीच एंड लैंग्वेज डिले की बात कर रहे होते हैं रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, तो उसमें भी बच्चों को सोशलाइजेशन में डिफ़िकल्टी आ रही होती है, रिलेशनशिप फॉर्मेशन में डिफ़िकल्टी आ रही होती है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिले होता है। तो प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जहाँ पे ये दोनों सिम्टम्स ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो बेसिकली डायग्नोसिस में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है। डायग्नोसिस में बात करेंगे कैसे आप लोग जो है चेक करते हैं कि जी प्रॉब्लम क्या है। यहाँ छोटा सामने प्रोग्राम में वक्फा लेना है। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं फ़ायज़ा बदर की। फ़ायज़ा बदर जो हैं स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। फ़ायज़ा से हमारी बात चल रही है कि बच्चे ज़्यादा टीवी, स्क्रीन, मोबाइल, गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से उनकी बोलने की जो इस्तात है, ताकत है, डेवलपमेंट है, उस प्रोसेस में वो डिले होता है, वो ख़राब होता है। छोटा सा वक्फा लेंगे यहाँ पर और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फ़ायज़ा बदर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं, और फ़ायज़ा बदर से हमारी बात चल रही है कि जी बच्चे जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ करते हैं, गैजेट्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनकी स्पीच डेवलपमेंट यानी बोलने की जो ताकत है, बोलने के जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, उस पर उसके मनफी असरात पड़ते हैं। इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। प्रोग्राम के शुरू में फ़ायज़ा ने तफसील तौर पर बताया कि जी डेवलपमेंट जो है वो कैसे होती है। आपको कोई सवाल है इस सिलसिले में तो कॉल करें 0512321200 और 0512321203 पर और अपना सवाल पूछें। अच्छा फ़ायज़ा, आपने प्रोसेस बता दिया सारी डेवलपमेंट कैसे होती है। आप थोड़ा सा ये मुझे बताइएगा कि आप लोग कैसे एक्सेस करते हैं एक पेशेंट को, उसको डायग्नोज कैसे करते हैं कि जी इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कोई टेक्निक्स हैं? लेकिन जो हमारी असेसमेंट है वो बच्चे की पैदाइश से पहले की हिस्ट्री से स्टार्ट होती है। हमारा एक बेसिक क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या जो पेरेंट्स हैं वो आपस में फर्स्ट कज़न हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि जेनेटिकली फैमिली में रन कर रही होती हैं, जो कि फ़र्स्ट कज़न मैरिज के नतीजे में होने वाले बच्चों में ज़्यादा देखी जाती हैं। तो हिस्ट्री टेकिंग में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसके अलावा मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम रही है, किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हुआ है, किसी किस्म की मेडिकेशन जो मदर ने इस्तेमाल की है। कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए अगर प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल की जाएं तो उससे हेयरिंग की डेवलपमेंट जो है वो मुतासिर हो सकती है, बच्चे की हेयरिंग जो है वो इफेक्ट हो सकती है। तो हम हिस्ट्री टेकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, जिसमें प्रीनेटल हिस्ट्री यानी कि पैदाइश से पहले का जो एरिया है, फिर पैदाइश जब हुई तब प्रोलॉन्ग लेबर तो नहीं था, क्या प्रॉब्लम हुई उस टाइम पे, पैदाइश के बाद बच्चे को हॉस्पिटल में रखने की ज़रूरत तो नहीं महसूस हुई, फर्स्ट क्राई लेट तो नहीं थी, ऐसा तो नहीं कि बच्चा देर से रोया, जो कि ये इंडिकेट कर रहा होता है कि शायद बच्चे के दिमाग को वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकी जो उस टाइम पे पहुंचना चाहिए। बच्चे ने गर्दन कब संभाली, बैठना कब शुरू किया, उसके नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो एज अप्रोप्रिएट थे नहीं थे, वहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होती है। इसके साथ साथ हम ये भी पूछते हैं कि घर में कितने लोग हैं, बच्चा कितने लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। समटाइम्स हमें ये हिस्ट्री मिलती है कि पेरेंट्स जो हैं वो दोनों वर्किंग हैं और बच्चा जो है वो सारा दिन मेड के साथ होता है, और मेड जब बिज़ी होती है तो वो बच्चे को स्क्रीन के सामने बिठा देती हैं, या बच्चे को किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में बोलने के ऊपर इंसिस्ट किया जाता है, सख्ती की जाती है, या घर में बहुत ज़्यादा बहन भाई कितने हैं, बच्चा जो है समटाइम्स छोटे बच्चे होते हैं वो बात इशारे से करते हैं और उनकी बात को उसी तरह रिस्पॉन्ड करते रहते हैं पेरेंट्स, तो बच्चे को बोलने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही होती। तो हिस्ट्री टेकिंग में ये तमाम चीज़ें आती हैं। फिर अगर किसी स्पेसिफिक टेस्ट की ज़रूरत हो, अगर हमें लगे कि सुनने में मसला है तो फिर हम हेयरिंग टेस्टिंग के लिए ऑडियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर देते हैं। अगर हमें लगे कि टंग टाई है तो पीडियाट्रिक सर्जन के पास हम उसको रेफ़र कर देते हैं। और उस अगर हमें लगे कि खुदा न खास्ता ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साइंस एंड सिम्टम्स हैं तो हम ऑटिज़म की डिटेल्ड असेसमेंट की तरफ रेफ़र करते हैं। तो रेफरल जो है वो बेस कर रहा होता है इनिशियल असेसमेंट में, और उसके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं उसकी बेस के ऊपर। बड़ा ये तो बड़ा मुफस्सल सा पूरा डायग्नोसिस सिस्टम है, क्योंकि ये जो चीज़ें आपने गिनवाई ये तो बहुत हम लोग इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हम लोग कहते हैं ये तो हमारा बेसिकली ये होता है कि जी उम्र के साथ बोलने लगेगा, इसके फादर भी लेट बोले थे, मदर भी, लेकिन हम एक चीज़ जो इग्नोर कर देते हैं वो ये कि जो एक बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो उसकी राइटिंग और रीडिंग स्किल पे डिपेंडेंट है, और रीडिंग और राइटिंग स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये चीज़ जब हम जहन में नहीं रखते और हम ये कहते हैं कि बच्चा टाइम के साथ बोल देगा, तो वो बोलना तो शुरू कर देता है लेकिन वो अपने पीयर्स की निस्बत पीछे रह जाता है, वो पढ़ाई में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाता बिकॉज उसकी राइटिंग स्किल्स कॉम्प्रोमाइज़्ड होती हैं, उसकी रीडिंग कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है, उसकी सोशलाइजेशन कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है, और फिर हम इस कंप्लेन के साथ बच्चे को लेके आते हैं कि शायद ये इसका IQ लेवल कम है बिकॉज ये परफॉर्म नहीं करा, जबकि उसके पीछे रीज़न ये होती है कि बच्चे की स्पीच एंड लैंग्वेज ही डिलेड होती है और वो अपने अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर उसने वो चीज़ें नहीं सीखी होती, पूरी ज़िंदगी जो है उसकी मुतासिर हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में एक यही बात है कि अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा लैक करती है, लोगों के पास इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। फिर हमारे गवर्नमेंट सेटअप्स के अंदर अनफॉर्चुनेटली स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आपको ऐसा कोई मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मिलेगी कि जहाँ पर अगर एक बच्चा प्रेजेंट होता है तो आपको एक ही जगह, जिस तरह हम शिफा में फिजिकल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर असेसमेंट, IQ असेसमेंट, अंडर वन रूफ तमाम रिहेबिलिटेशन रिलेटेड असेसमेंट्स एंड मैनेजमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत कम सेटअप्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको इस तरह की फैसिलिटी मिलेगी अंडर वन रूफ। बहुत से चाइल्ड स्पेशलिस्ट से भी अगर आप जब बात करते हैं कि जी बच्चा नहीं बोल सक रहा, ये उनकी स्टेटमेंट होती है कि ये टाइम पे बोल लेगा, अभी जल्द आप परेशान ना हो रहे।
ये हमारे यहाँ क्या चाहे स्पेशलिस्ट को नहीं पता कि स्पीच पैथोलॉजी या स्पीच एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, मुझे उनकी तरफ रेफ़र करना चाहिए, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि शायद हमारे पेडियाट्रिशियन जो हैं वो ये रियलाइज़ करते हैं कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के अंदर जो पाकिस्तान में, कि एक जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, उनकी अफोर्डेबिलिटी इशू की वजह से समटाइम्स पेडियाट्रिशियन को पता होता है कि इसको स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको रेफ़र नहीं किया जाता। दूसरा एक मसला ये होता है कि जिस सेटअप में वो काम कर रहे होते हैं वहाँ स्पीच थेरेपिस्ट नहीं अवेलेबल होता। अब जब आप उसको कहीं और रेफ़र करते हैं तो या तो वो वहाँ पे जाता नहीं है, या फिर लॉस ऑफ फॉलो अप उनके पास वापस नहीं आता। तो इस किस्म के इश्यूज़ की वजह से अनफॉर्चुनेटली जो है वो पेशेंट जो है वो सफ़र करता है। एक कॉलर एंड कॉल लेते हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें? मोहम्मद आसिफ बात कर रहा हूँ जी, फरुखाबाद शहर से। जी फरमाइए कि क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं पूछना चाहता हूँ कि छोटी उम्र के बच्चों को जो यूट्यूब पे प्रोग्राम वगैरह या गेम लगा के दे देते हैं, आप इसके बारे में कोई तफसीली बता दें तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल, इसी पे ही बात हो रही है। हम लोग स्क्रीन टाइम पे ही आएंगे कि जो टीवी पे प्रोग्राम लगा के देना या वीडियो गेम लगा देना, इसी चीज़ पे हम लोग बात करें, आएंगे इस टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। सही, अच्छा, तो इसका मतलब जो है बहरहाल हमें जो है डायग्नोसिस लाजमी है, अर्ली डायग्नोसिस। बिल्कुल, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली इंटरवेंशन इज़ की। जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो, कुछ स्पीच के ऐसे प्रॉब्लम है जो 100% ट्रीटेबल हैं। जिस तरह बच्चे कुछ हैं जो क्लियर नहीं बोलते ना, फॉर एग्जांपल किताब है तो किताब बोल दिया। अब ये एक ऐसा प्रॉब्लम है 100% ट्रीटेबल है अगर सही उम्र में इलाज हो जाए तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अर्ली टाइमली डायग्नोसिस नहीं होता और वो चीज़ हैबिट बन जाती है, तो फिर उस चीज़ से बच्चों को निकालना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ठीक, आते हैं फ़ायज़ा अपने टॉपिक की तरफ जो हमारा था कि स्क्रीन टाइम की वजह से जो हमारी जो डेवलपमेंट है, स्पीच डेवलपमेंट है, उस पर कितना इफेक्ट पड़ता है। हमारे पास कॉलर वेट कर रहे हैं, कॉल ले लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक की तरफ आएंगे। जी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें? अस्सलाम वालेकुम, शफीउल्लाह बात करो लाहौर से। जी फरमाइए कि क्या पूछना चाहेंगे? आपका प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ तो मैंने ये फोन मिलाया, तो ये डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना हूँ कि मेरा बच्चा है ना 8 साल का, ठीक है, तो वो ना तो जुबान उसकी थोड़ी सी मोटी सी है और बोलने में थोड़ा सा तकलीफ, वो शर्मिंदगी, स्कूल में भी जाती है तो वो सही नहीं पढ़ सकती, वो लोग उसकी पीछे हंसते हैं ना। अच्छा, तो वो टीवी भी ज्यादा देखते हैं, तो इसके बारे में आपका प्रोग्राम है, मैं बैठा हूँ, माशाल्लाह बड़ा अच्छा है प्रोग्राम है बच्चों के लिए। तो इसके बारे में दूसरा बेटा है वो 2 साल का है, वो भी थोड़ा सा ना वो बोलना समझदार है, हर चीज समझते हैं, लेकिन वो बोलने में थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रही है, उसका भी जो है ना टाइम लगेगा। तो ठीक, क्या है कोई किस्म की कमी है या क्यों, ये इसके बारे में जरा जरूर डॉक्टर साहब। थैंक यू कॉल किया आपने, बात करेंगे फ़ायज़ा। डॉक्टर एक और बात करने हूँ हम, क्योंकि हमारा पहाड़ी इलाके हैं और देहाती है ना, एक मेरा मामू का बेटा है, वो तकरीबन 14 साल का हो गया, वो बेचारा सुन सकता है, बोल नहीं सकता, लेकिन वो बेचारा वो बड़ा है, उस माँ बाप की इसी वजह से उन्होंने जो है मिस कर दिया। तो अगर उसके लिए भी इलाज के लिए कोई आपके पास है कोई, तो फिर हम उसको गाइड कर देगा। वो 14 साल का है लेकिन बोल नहीं सकता बेचारा, वो सुन सकता है, नौजवान है, लेकिन इस तरह जिस तरह के वो गोंगी की तरफ जो है ना फिरता है, तो इसके लिए क्योंकि वो जुड़वा बच्चा हो गया था उसका जो है ना, वो पहले वाला बच्चा ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रही है इस बच्चे में। बिल्कुल, इसके लिए अगर कुछ है कोई तो मेहरबानी। जरूर, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। जी फ़ायज़ा क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने भी जिक्र किया कि बच्चा 14 साल का हो चुका है जो इनका एक रिलेटिव है और अभी तक उन्होंने कोई इस तरह की इंटरवेंशन नहीं ली, तो एक तो मैं इनको यही कहूँगी कि अभी भी लाहौर में तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। वहाँ पे ये शेख ज़ैद हॉस्पिटल में भी स्पीच थेरेपी की सर्विसेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा वहाँ पे केई है, मेयो हॉस्पिटल में भी सर्विसेज अवेलेबल हैं। लाहौर में आपको गवर्नमेंट सेटअप में स्पीच थेरेपी की सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे जाके रब्ता करें। दूसरा जो इन्होंने बच्चे का बताया कि क्लियर नहीं है स्पीच या शायद वो नॉन फ्लुएंसी का केस है जो इनकी बात समझ आई, तो दोनों ही बच्चों के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप एक दफ़ा इनिशियल असेसमेंट ज़रूर कराएं। पहले ये जानना ज़रूरी है कि अगर एक बच्चे को मसला आ रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है। ज़बान जिस तरह बता रहे हैं कि इनको थोड़ी मोटी फील होती है, तो क्या ऐसा है कि ज़बान के पट्टे जो हैं वो वीक हैं जिसकी वजह से ज़बान इनको इस तरह से नज़र आ रही है, तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज वगैरह करानी पड़ेंगी या उसकी डिटेल्ड असेसमेंट करनी पड़ेगी। तो लाहौर में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो गवर्नमेंट सेटअप में कहीं पे ऑनलाइन जी बिल्कुल, हम लोग भी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ऑनलाइन थेरेपीज अवेलेबल हैं, तो ये उसको भी अवेल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा, मज़ीद बात करेंगे छोटा सा वक्फा लेने में प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं फ़ायज़ा बदर की, स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं। बात चल रही है स्पीच डेवलपमेंट बच्चों में, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और फ़ाइज़ा बदर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं। बात हमारी चल रही है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम और उनकी स्पीच डेवलपमेंट यानी बोलने की जो डेवलपमेंट है, उसकी जो मैकेनिज़्म है, उस पर क्या उसके असरात पड़ते हैं। जी फ़ाइज़ा, क्या कहना चाहेंगी आप इसमें? देखिए, एक चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि अब क्योंकि बच्चा कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक्सपोज्ड है, तो उसको विदाउट प्रोवाइडिंग एनीथिंग जो कि उससे बेहतर या उससे ज़्यादा इंटरेस्ट की ना हो, उससे वो चीज़ लेना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि वो एक तो ये कि हम खुद जब अब बच्चों के सामने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस्तेमाल करें, हमारे अपने हाथ में मोबाइल कॉन्टीन्यूसली होता है या हम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इंगेज्ड होते हैं, तो बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स को जब ये चीज़ करते हुए देखता है तो वो उसी चीज़ को अडॉप्ट करता है। तो हमें डेफिनेटली कोई क्रिएटिव ऐसी एक्टिविटी बच्चे को प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो कि इंगेजिंग हो, जो कि बच्चे के लिए रीइंफोर्सिंग हो, तब हम स्लोली एंड ग्रेजुअली उससे इस चीज़ को ड्रॉ कर सकेंगे। उसमें डेफिनेटली पेरेंट्स का बच्चे को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग हैं तो बच्चे को किसी ऐसे प्री स्कूल में दाखिल करा देना जहाँ पे कम बच्चे हों लेकिन एज ग्रुप एक जैसा हो, जहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटीज़, राइम्स, पोएम्स, कलरिंग एक्टिविटीज़, कोई भी ऐसा डे केयर, कोई भी ऐसा प्ले ग्रुप जहाँ पे बच्चा जो है एज अप्रोप्रिएट पीयर्स को एक्सपोज हो, जहाँ पे उसको कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी में एंगेज रखा जाए कि वो टीवी से, मोबाइल से, कार्टून से थोड़ा सा जो है वो ड्रॉ होना शुरू हो। कॉल ले लेते हैं। फ़ाइज़ा, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें? अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल्ला पेशावर से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? मैंने ये पूछना है डॉक्टर साहिबा से, बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम चल रहा है। जैसे भी आपने कहा भी कि डॉक्टर साहिबान पीडियाट्रिशियन खास तौर पे गाइड नहीं करते प्रॉपरली कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। हमें कब उसके डायग्नोसिस के हवाले से विजिलेंट होना चाहिए कि ना दिस इज द टाइम कि हमें स्पीच पैथोलॉजिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट के पास विजिट करना चाहिए। कि बाद बच्चे हमारी सोसाइटी में जल्दी बोलते हैं, बाद जल्दी नहीं बोलते, लेट हो जाते हैं। तो एज अ पेरेंट्स हमें कब ये इनके पास विजिट करना चाहिए और वो कराना चाहिए? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने कॉल की, फ़ाइज़ा से बात करने की जरूर सुनिएगा। जी बिल्कुल, ये जो इनका क्वेश्चन है ये बहुत वैलिड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें किस उम्र में जाके जो है इसके बारे में कंसर्न होना चाहिए। तो एक स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो 18 मंथ्स ऑनवर्ड उसकी कंसल्टेशन रिकमेंडेड है। 18 महीने की उम्र तक का हम मार्जिन रखते हैं कि बच्चा बोल लेगा। जिस तरह हमने कहा कि 1 साल की उम्र में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा पहला मीनिंगफुल वर्ड बोलेगा। और जिस तरह अभी इन्होंने हमें कहा कि जी कुछ बच्चे जल्दी बोलते हैं, कुछ बच्चे देर से बोलते हैं, तो हम इसके अंदर उनको जो है मार्जिन दे रहे हैं 6 मंथ्स का कि 12 मंथ्स पे एक वर्ड बोलना चाहिए मीनिंगफुली। 18 मंथ्स तक का हम मार्जिन देते हैं कि अगर 6 मंथ्स के अंदर अंदर बच्चा जो है वो स्पीच एंड लैंग्वेज एक्वायर करने लगता है, वो तकरीबन 18 महीने की उम्र में 20 वर्ड्स को रिकग्नाइज करना शुरू कर देता है कि आपने कहा बॉल ले आओ तो वो बॉल ही लाएगा। अगर आपने सामने जो है वो एक एप्पल रखा हुआ है और मोबाइल रखा है और आपने कहा एप्पल, तो वो एप्पल को पिक करेगा। 20 मीनिंगफुल अंडरस्टैंड करने लगता है, 2-3 वर्ड्स मीनिंगफुली बोलने लगता है तो ठीक है। लेकिन अगर 18 मंथ्स की उम्र तक बच्चा बिल्कुल बात नहीं कर रहा या बिल्कुल रिकग्नाइज नहीं कर रहा, मदर को मामा या अम्मी नहीं बोल रहा या बाबा को नहीं रिकग्नाइज कर रहा, बोल रहा, तो फिर आपको स्पीच थेरेपिस्ट के पास रेफर कर देना चाहिए। इंटरेस्टिंग। हालांकि हम लोग हमारे यहाँ 4-4, 5-5 साल के बच्चे भी जो है वो ठीक नहीं बोल पा रहे होते या उनको समझ नहीं आ रही होती चीज़ों की ठीक, लेकिन हम वही कहते हैं कि जी नहीं बस वो ये हो गया, वो हो गया, ठीक हो जाएगा, बड़ा होगा। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो 18 महीने का आपने जो है वो बता दिया कि 18 मंथ्स के बाद आपको अगर थोड़ा सा भी शक होता है। अच्छा, एक ये भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम होता है कि हम सेल्फ डायग्नोसिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं, अपनी तरफ से आइडियाज़ लगाना शुरू कर देते हैं, नहीं इसका ये है, ये कमज़ोर है, ये खाता नहीं है। आप ज़ाहिर बात है जो प्रोफेशनल्स हैं उनको पता है, जैसे अभी फ़ाइज़ा ने बताया कि बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, यानी इवन जब बच्चा पेट में है वहाँ से लेके डिलीवरी के बाद और सारी चीज़ें वो मैटर करती हैं कि उसकी डेवलपमेंट जो है वो स्पीच की कैसे हो गई। ठीक हो गया, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। आप बता रही थी कि कोई अल्टरनेट बच्चे को देना है, आपने अल्टरनेट देना है। इसी तरह दूसरी बात ये है कि हमें जो है ना वो एक यूनाइटेड फ्रंट पे होना पड़ेगा। जब आप एक बच्चे को स्क्रीन टाइम से हटा रहे हैं, उसको डिजिटली डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप सबको एक यूनाइटेड फ्रंट पे रहना पड़ेगा। ये नहीं कि मदर ने तो बच्चे को रिस्ट्रिक्ट किया, जब फादर घर आए उन्होंने कहा ये बहुत रो रहा है, मैंने तो अब सोना है, और उन्होंने अपना मोबाइल बच्चे को पकड़ा दिया। या ग्रैंड पेरेंट्स के घर गया तो आपने जो एक्टिविटी की वहाँ पे वो चीज़ जो है वो नलिफाई हो गई। तो इसके अंदर सबको मिल के एफर्ट करनी पड़ेगी। पहले इस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हम इस बच्चे को जो है वो अब स्लोली एंड ग्रेजुअली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हटा रहे हैं या इसका स्क्रीन टाइम कम कर रहे हैं। फिर आपने कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी
एक्टिविटीज़ उसको दी। दूसरी बात ये है कि बच्चे को ये सिखाना पड़ेगा कि ये एक प्रिविलेज है जो उसे अर्न करना है, यानी उसको कोई, आप उसको अगर स्क्रीन देना चाहते हैं या आपको लगता है कि ये अनअवॉइडेबल है तो आप उसको पहले कोई एक्टिविटी दें कि आप ये एक्टिविटी कीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए, फिर आपको ये स्क्रीन मिलेगी। आप ये होमवर्क अपना कंप्लीट कीजिए, या ये आप सॉर्टिंग करें, मैचिंग एक्टिविटी है, कोई ग्लेज पेपर एक्टिविटी है, ये आप कंप्लीट करें, उसके बाद आप जाके जो है वो ये कार्टून देख सकते हैं, या इतनी देर के लिए आप ये गेम खेल सकते हैं। तो इस चीज़ को अगर इस तरह से एसोसिएट कर दिया जाए तो वो पेरेंट्स जो ये कहते हैं कि जी इसको बिल्कुल ज़िंदगी से निकाल देना नामुमकिन है, या बच्चे इसमें से कुछ चीज़ें, बिल्कुल हम इसको अग्री करते हैं कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी सीखते हैं, तो अगर हम इस चीज़ को चाहते हैं कि बच्चा एक लिमिटेड अमाउंट के लिए, टाइम के लिए उसके साथ एक्सपोज रहे, तो उसको हमें रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सही है। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि हमें, हमारे पास एज अ कॉलर हैं, कॉल लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं फलक आमिर बात कर रही हूँ पेशावर से। जी फरमाइए कि क्या पूछना चाहेंगे? जी मेरी बेटी हैं, 17 मंथ की हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और वो अब तक बोलती नहीं है कुछ भी। हमने पीडियाट्रिशियन को दिखाया था, इवन बबलिंग भी नहीं करती हैं, जैसे मामा बाबा। तो पीडियाट्रिशियन ने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हेयरिंग का कोई प्रॉब्लम है तो आप टेस्ट करवा लें, लेकिन हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम लगता नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह से जो बोले हैं वो सुनती हैं, जो हम करने को कहें वो करती हैं। मैं नर्सरी राइम्स बोलूँ तो साथ में एक्शन करती हैं। तो डू वी नीड स्पीच थेरेपी, और या फिर ये कोई स्पीच डिले है या कुछ और है? सही, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा कि आपने कॉल की। फायदा इस पे बात करेंगी, ज़रूर सुनिएगा। जी फायदा। देखिए, जिस तरह इन्होंने बताया कि जी बच्ची जो है वो अंडरस्टैंड करती है, जब ये पोयम बोलती हैं तो वो एक्शन करती है, यानी कि वो अंडरस्टैंड कर रही है, उसके कान में आवाज़ जा रही है और वो वर्ड्स को एसोसिएट कर रही है। ठीक है। अब इनके केस में क्योंकि बच्ची बोल नहीं रही है, तो उसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि बच्ची की तमाम तर ज़रूरियात बग़ैर बोले पूरी हो रही हैं। ठीक है। वो पॉइंट करती है और फैमिली पॉइंटिंग को रिस्पॉन्ड करती है, जिसकी वजह से बच्चे को बोलने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। तो इसके लिए पहले तो आपको एक सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी कि जहाँ पे बच्ची के लिए बोलना जो है वो ज़रूरी हो। जैसे कि समटाइम्स होता है कि पानी है, दूध की बोतल है, वो बच्चे की अप्रोच में होता है, वो जाता है, वो चीज़ खुद ले लेता है। तो एक तो एक्टिविटी हम ये रिकमेंड करते हैं कि जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जो बच्चे के इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, वो थोड़ा सा किसी ऐसी हाइट पे रख दें कि बच्चे को नज़र आए लेकिन वो उस तक पहुँच ना सके। जब बच्चा उसको पॉइंट करे तो इनिशियली मदर जब उसको वो चीज़ प्रोवाइड करें तो साथ में उस चीज़ का नाम लें। लंबे लंबे जुमले नहीं बोलें, एक वर्ड बम्बार्ड करें। अगर बॉटल है तो दूध है, पानी है तो बोलती रहें पानी पानी, एक ही वर्ड को डिफरेंट इंटोनेशन के साथ बोल के बच्चे को पानी दे दें। नेक्स्ट टाइम वो फिर पॉइंट करे, फिर उस चीज़ को पानी बोल के दिया जाए, और घर में हर शख्स उस चीज़ को बार बार रिपीट करे, प्रैक्टिस कराएं। एक वीक के बाद अगर बच्ची पानी के लिए आनी मानी कानी कुछ भी बोलती है तो फ़ौरन उसको वो चीज़ दी जाए, ताकि वो इस चीज़ को एसोसिएट करे कि जी बोलती हूँ, वर्ड निकालती हूँ तो मुझे फ़ौरन ग्रेटिफिकेशन मिलती है, और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली हम उसको शेप अप करेंगे। 17 मंथ्स की हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि 1 महीना इनके पास है, ये एक्टिविटीज़ करती हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 18 मंथ्स फिक्स है। ये एक जिस तरह नॉर्मेटिव हमने इनको एक दिया है, गाइडलाइन दी है। 1 मंथ में अगर इम्प्रूवमेंट नज़र आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो फिर हम यही रिकमेंड करेंगे कि स्पीच थेरेपिस्ट से रब्ता करें। वेट एंड सी वाली चीज़ ना करें इनके केस में, आप दिखा लीजिए ताकि अगर कोई अंडरलाइन कॉज है जो कि अपेरेंटली इस तरह की कन्वर्सेशन में नहीं पता चलता तो वो रूल आउट हो जाए। और आप लोग सिर्फ हियरिंग नहीं चेक करेंगे, आप सारी हिस्ट्री चेक करेंगे। बिल्कुल। और मुख्तलिफ जो सेंसेशंस है सब चीज़ों को चेक किया जाता है। बिल्कुल। हियरिंग के तो जो फॉर्मल टेस्ट हैं वो ऑडियोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं। हम हिस्ट्री टेकिंग से ये देख रहे होते हैं कि बच्चे को कौन कौन से ऐसे डोमेन्स हैं जिसमें फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत है या फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम डोमेन्स जो हैं वो ठीक हैं और इसको सिंपल एक स्पीच थेरेपी प्रोग्राम की ज़रूरत है, उसके अंदर इंगेज कर दिया जाए, होम प्लान प्रोवाइड कर दिया जाए, पेरेंट्स को गाइड कर दिया जाए, इस तरह की चीज़ों के ऊपर। लेकिन बेसिकली ये है कि अगर बच्चा आप लोगों के पास आता है तो आप उसको रेफ़र करेंगे, आप चेक करके फिर रेफ़र कर देंगे कि जी ऐसे को ऑडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है तो ऑडियोलॉजिस्ट के पास चले जाए, अगर मसल्स वीक हैं, सर्जरी की ज़रूरत है तो ये, लेकिन एक फुल पैकेज आप लोगों के पास मिल सकता है पेरेंट्स को, बजाय इसके कि पेरेंट पहले जो है ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएं। और ये फायदा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, टाइम हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। बड़े इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें आपने डिस्कस करनी थी वो रह गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्रामों में मज़ीद बात करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैसेज था आपका वो पहुँच गया लोगों तक कि जी लेट ना करें, और जिसकी वजह से जैसे आपने बताया कि कितना बड़ा नुकसान बच्चों का हो सकता है, थ्रू आउट लाइफ उनकी जो है वो ख़राब हो सकती है। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाएं।
जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी फ़ाइज़ा बदर की। फ़ाइज़ा बदर यहाँ स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं, रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हेड हैं। और फ़ाइज़ा ने आज बात की कि स्क्रीन टाइम और बच्चों की जो बोलने की डेवलपमेंट है, स्पीच डेवलपमेंट है, उसका किस तरह का कनेक्शन है। और फ़ाइज़ा ने उसको कहा कि ये स्पीच जो स्क्रीन टाइम है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है बच्चों के लिए, इसको कम किया जाए जितना ज़्यादा कम किया जा सकता है। बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात होगी एक और मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देज़ी और फ़ाइज़ा बदर को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।